हम बात करेंगे उस घटना और खबर की जिसने अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों की, खासतौर पर अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की और पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस की पोल खोल कर रख दी। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप पर जो जानलेवा हमला हुआ, उनको जान से मारने की जो साजिश रची गई, उसके बाद अमेरिका में किस तरह की खींचातानी मची है। ट्रंप पर हमला रोकने में फिसड्डी साबित हुई एफबीआई। ट्रंप से 140 मीटर दूर 2 मंजिला इमारत को एफबीआई ने क्यों छोड़ा असुरक्षित? डेमोक्रेट राज्य पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिक ट्रंप पर हमले से उठे सवाल। जो बाइडेन ने क्यों कहा बुलेट नहीं बैलेट से हो फैसला? क्या अब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में आएगी ट्रंप की सुनामी? अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस है उसे अमेरिका के सबसे ताकतवर प्रोटेक्शन बॉडी के रूप में देखा जाता है, लेकिन हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि किस तरह से अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस है वो यहां पूरी तरह से लाचार नजर आई। मैं आपको वो तस्वीरें अभी दिखाऊंगा। ये आप बटलर पेंसिल्वेनिया का वो इलाका दे रहे हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप की रैली हो रही थी। ये देखिए, ये एक मंजिला इमारत है। कैसे इस इमारत के ऊपर एक 20 साल का नौजवान AR-15 राइफल लेकर चढ़ गया और जो वहां प्रत्यक्षदर्शी थे, आप इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो प्रत्यक्षदर्शी हैं ये बकायदा पेंसिल्वेनिया पुलिस को बता रहे हैं कि इस इमारत के ऊपर एक आदमी छिपा बैठा है। और ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप उस जगह से महज 120 मीटर दूर है। तो ये सोचिए, बिल्डिंग के ऊपर ये 20 साल का आदमी जिसका नाम मैथ्यू क्रूक्स बताया जा रहा है, टॉमस मैथ्यू क्रूक्स, वो इस इमारत के ऊपर बैठा था। यह आदमी लेटा हुआ था। जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात, जो आप विश्वास भी नहीं करेंगे कि एक पेंसिल्वेनिया का पुलिस वाला सीढ़ी से चढ़ के ऊपर गया और इस आदमी ने उसको बंदूक दिखाई तो वो भागकर नीचे आ गया। क्यों नहीं वहां पर सीक्रेट सर्विस पहुंची? और ये देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस वाले नाकाम साबित हुए। अमेरिका का सीक्रेट सर्विस नाकाम साबित हुआ। और क्यों नाकाम साबित हुआ? क्योंकि उनके पास हथियार भी था, स्नाइपर ड्रिल भी उनको मालूम है, लेकिन फिर भी उन्होंने गोली नहीं चलाई जब तक इस आदमी ने, इस शूटर ने 8 गोलियां नहीं दाग दी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, 45वें राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन पर हमले के बाद जो लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, ये वीडियो दिखाते हैं कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस, उससे सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हुई। एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं। पेंसिल्वेनिया के बटलर में उस शूटर का यह वीडियो जिसने ट्रंप पर गोली चलाई, एक नहीं, एक के बाद एक 8 गोलियां उसने ताबड़तोड़ चलाई। वो फैक्ट्री की छत पर रेंगता हुआ आगे बढ़ा। नीचे खड़े लोगों ने पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस PSP को अलर्ट भी किया। उसके हाथ में राइफल देखकर उन्हें शक भी हो गया था कि कहीं इसका इरादा ट्रंप पर हमला करने का तो नहीं है। कम से कम 3 पुलिस वाले वहां मौजूद थे। उस इमारत को उन्होंने घेरना शुरू किया। ये देखिए, इमारत को पुलिस वालों ने घेरा। एक पुलिस वाला ऊपर भी गया, लेकिन फिर भी वो डर के मारे उतर आया। क्यों? क्योंकि शूटर ने उसकी ओर निशाना कर दिया अपनी AR-15 राइफल का। ये कैसे पुलिस वाले अमेरिका में? ट्रंप पर गोलियां चला दी और उसके बाद सीक्रेट सर्विस का एक बयान आया है कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन दूसरा वीडियो ये प्रश्न पर आपको मजबूर करता है पूछने का कि जब 2 स्नाइपर वहां छत पर थे दूसरी तरफ, यानी ट्रंप के पीछे, उन्होंने पहले गोली क्यों नहीं चला दी? क्यों 8 गोलियां चलने का इंतजार किया? जो सीक्रेट सर्विस का सुरक्षा प्रोटोकॉल है वो अगर फॉलो किया गया होता तो सुरक्षा का जो घेरा है, जिसे पेरिमीटर सिक्योरिटी बोलते हैं, वो पेंसिल्वेनिया पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से लगाई हुई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शूटर को देखने वाले एक चश्मदीद ने बकायदा बताया कि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। अच्छा, अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस है, सीक्रेट सर्विस यानी वो लोग जो राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा करते हैं, जिस तरह से भारत में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, SPG है, अमेरिका में सीक्रेट सर्विस है, उसमें करीब 7,800 लोग हैं।
लेकिन उनसे एक बड़ी चूक यह हुई कि ट्रंप की रैली के चारों ओर जितनी भी ऊंची जगह है, और यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर माना जाता है, हर ऊंची इमारत पर उन्हें या तो खुद अपने लोग तैनात करने होते हैं स्नाइपर्स के साथ, या फिर स्नाइपर्स को तैनात करना चाहिए, या फिर स्टेट पुलिस को हथियारों के साथ अपने लोग तैनात करने चाहिए। लेकिन सीक्रेट सर्विस के जो स्नाइपर तैनात किए गए, ये वीडियो देखिए, दो स्नाइपर हैं, दोनों उस आदमी को देख भी रहे थे, लेकिन देखने के बावजूद उन्होंने गोली नहीं चलाई। ट्रंप बटलर में जहां रैली कर रहे थे, ऊंची इमारत पर स्नाइपर थे। हमलावर जब छत पर पोजीशन ले रहा था, जब शोरगुल हो रहा था, तो ये स्नाइपर उन्हें देख रहे थे, उस आदमी को लोग इशारा कर रहे थे। स्नाइपर की नजर हमलावर पर गई, लेकिन वो इजाजत मांगता रह गया, गोली चलाएं कि ना चलाएं, चलाएं कि ना चलाएं। और तब तक अमेरिका में मीडिया के मुताबिक पहले 4 और फिर 4 और गोलियां चला दी गई थी। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर गोली चलने के बाद उसने 5 गोलियां दागी, जिनमें से एक सीधा उस शूटर, 20 साल के उस शूटर के सर पर लगी और वो वहां ढेर हो गया। अच्छा, अब हम आपको बकायदा उस इलाके का गूगल मैप पर और ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि हमलावर और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कितनी दूरी थी। महज 400 फीट की दूरी थी, जहां पर वो स्नाइपर था, जहां पर स्टेज था, और वो जो तीनों इमारतें जो पीछे की तरफ थी। हमलावर के पास AR-15 असोल्ट राइफल 15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी, और ये इसकी जो रेंज है ये लगभग 1500 फीट तक तो अचूक वार करती है। दूरी सिर्फ 400 फीट थी, 1500 फीट तक वो अचूक वार करती है, यानी उसका बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप किल जोन के अंदर थे। बटलर पार्क, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप स्पीच दे रहे थे, उसी के पीछे की जो इमारत है, 3 फैक्ट्रियां, 3 आपको शेड, एक के बगल एक 3 शेड आपको दिख रहे हैं। बहुत साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा कि वहां उन इमारतों के ऊपर स्नाइपर थे। दाहिनी तरफ कुछ दूर, वो भी मैं आपको जगह दिखाता हूं। देखिए, यहां डोनाल्ड ट्रंप थे, रैली में आए समर्थक थे, पीछे की दीवार पर लोग थे, और ये 400 फीट दूर वो हमलावर था। तो यानी दाहिने तरफ से, यहां से उसने वार किया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। 400 फीट का वो डिस्टेंस था, जबकि 1500 फीट वार करने की क्षमता रहती है, और बड़ा अचूक उसका निशाना था। वो तो अमेरिका में लोगों का कहना है कि ईश्वर ने डोनाल्ड ट्रंप को बचा लिया। उसी समय उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई और गोली सिर में लगने के बजाय कान से लगती हुई निकल गई, दाहिने कान के ऊपर से लगती हुई निकल गई। अगर उसी क्षण डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सिर एक दिशा में नहीं घुमाया होता, टेलीप्रॉम्प्टर वो किसी को कह रहे थे कि उसको हटा दो, फिर कुछ आंकड़े दिखा रहे थे किस तरह गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में लोग घुस रहे हैं, अगर वो उसी समय उन्होंने अपना सर नहीं घुमाया होता, आप ये सोचिए तो डोनाल्ड ट्रंप का असैसिनेशन, उनकी हत्या हो गई थी। नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ने AR-15 को अमेरिका की सबसे ताकतवर राइफल, एक तरह से सेमी ऑटोमेटिक राइफल AR-15 को देखा जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर तेज ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के लिए किया जाता है। हालांकि ये सेमी ऑटोमेटिक है, ये पूरी तरह ऑटोमेटिक नहीं है। पूरी तरह ऑटोमेटिक में तो आप एक बार ट्रिगर दबाइए तो सारी गोलियां एक साथ निकल जाती हैं। जैसे आप अगर AK-47 की बात कीजिए तो इसकी मैगजीन में 28 गोलियां होती हैं। एक बार ट्रिगर दबाया और धड़ाधड़ कॉक करने के बाद सारी 28 गोलियां एक ही बार में निकल जाती हैं। ये जो AR-15 है, ये अमेरिका का सबसे ज्यादा प्रचलित हथियार उनमें से एक इसे माना जाता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाली की जो पहचान है वो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कर ली है। वो जो आप चेहरा देख रहे हैं, वो इसके ग्रेजुएशन सेरेमनी की तस्वीर है। इसका नाम है 20 साल का टॉमस मैथ्यू क्रुक्स। क्रुक्स साल 2022 में उसका एक वीडियो सामने आया है। हाई स्कूल पास करने के बाद डिप्लोमा लेता वो नजर आ रहा है। अच्छा, एक अखबार अमेरिका का है, पिट्सबर्ग ट्रिब्यूनल रिव्यू, उसके मुताबिक क्रुक्स ने 2022 में बेथल पार्क हाई स्कूल से ही अपनी डिग्री हासिल की थी। इस अखबार के मुताबिक उसे नेशनल मैथ एंड साइंस
इनिशिएटिव के $500 का स्टार अवार्ड भी मिला था। यानी एक मैथ्स गीक था यह लड़का। एफबीआई के अधिकारियों ने दावा यह किया है कि शूटर ने यह हमला अकेले किया, यानी कई लोगों ने मिलकर यह साजिश नहीं रची, यह एक लोन वुल्फ अटैक था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है कि हमले के पीछे मकसद अभी साफ नहीं हो पाया है। एफबीआई को हमलावर की विचारधारा और मानसिक सेहत को लेकर वो अभी जानकारी जुटा रही है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कोई धमकी भरी भाषा में कोई संदेश नहीं मिला है। एफबीआई ने यह भी दावा किया है कि सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने संदिग्ध को गोली मार दी। ट्रंप के भाषण वाले मंच से वो लगभग 140 गज की दूरी पर एक इमारत की छत पर से उसने गोलीबारी शुरू की। अब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो अमेरिका की जांच एजेंसी है राष्ट्रीय स्तर पर, एफबीआई ने संदिग्ध हमलावर टॉमस मैथ्यू क्रुक्स के बेथल पार्क वाले घर पर जांच शुरू की। उसके मां बाप से बात की, परिवार और दोस्तों से बात की। बताया यह जा रहा है कि जिस राइफल का इस्तेमाल उसने किया वो उसके पिता की राइफल है। इस बीच उसके क्लासमेट्स ने उसके बारे में बहुत कुछ बताया है। जेसन कोहलर उसी हाई स्कूल में पढ़ते थे जहां पर क्रुक्स ने पढ़ाई की थी। उनके मुताबिक क्रुक्स ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, अलग थलग ही बैठा रहता था। यहां तक कि लंच के दौरान भी उसे अकेला ही देखा जाता था। उसे मैथ साइंस गीक कहा जाता था, यानी उसकी गणित में बहुत दिलचस्पी थी। दूसरे छात्र उसे डराते धमकाते भी थे क्योंकि वो पढ़ने लिखने वाला लड़का समझा जाता था। उसके कपड़ों को लेकर भी उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता था। क्रुक्स एक नर्सिंग होम में डाइट असिस्टेंट के तौर पर काम करता था, जहां उसे भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी अलग अलग मरीजों के लिए। क्रुक्स के राजनीतिक झुकाव के बारे में अभी कुछ साफ नहीं पता चला है, लेकिन क्रुक्स पेंसिल्वेनिया में ही एक रिपब्लिकन वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड है। 20 जनवरी 2021 को, जिस दिन जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उसी दिन उसने एक प्रगतिशील राजनीतिक कार्रवाई समिति को $15 भी दिए थे। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो उसके सहपाठी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां भी अब कयास लगा रही हैं कि आखिर क्रुक्स ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की कोशिश क्यों की। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक हैं वो सुरक्षा में एक नहीं, एक के बाद एक कई खामियों को लेकर बेहद नाराज है। वो इस हमले में लेकर जिस तरह की चूक हुई है उसको लेकर सीक्रेट सर्विस पर सवाल उठा रहे हैं। हमले के समय जो वीडियो सामने आया है उसमें सीक्रेट सर्विस एजेंट समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है और उन्हें करना क्या चाहिए। एफबीआई पर अमेरिका में किस तरह के सवाल उठ रहे हैं जांच को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। अपने ऊपर कातिलाना हमले के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को मिलवॉकी पहुंचे। हमले के तुरंत बाद जो जज्बा ट्रंप ने दिखाया था वो एक बार फिर नजर आया। ट्रंप को रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर औपचारिक रूप से नामित किया जाएगा। विमान से उतरते समय उन्होंने कई बार हवा में वैसे ही मुट्ठी बांधकर हौसला दिखाया जो हमले के तुरंत बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया में दिखाया था। ट्रंप गुरुवार यानी 18 जुलाई को भाषण के साथ रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में अपनी पार्टी के औपचारिक नामांकन को स्वीकार करने वाले हैं। इस बीच ट्रंप पर हुए हमले के बाद दुनिया में सुरक्षा के लिहाज से तमाम एजेंसियों को पीछे छोड़ने के लिए मशहूर एफबीआई के सीक्रेट एजेंट कड़ी आलोचना का शिकार हो रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी है और एफबीआई के डायरेक्टर को तलब कर सकती है। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक ये हैरान करने वाला है कि एक बंदूकधारी 150 गज की दूरी पर एक इमारत की छत से गोली चलाने में कामयाब हो जाता है और एफबीआई भौचक्की रह जाती है। सवाल यह है कि कोई व्यक्ति ट्रंप को गोली मारने के इरादे से इतना करीब कैसे पहुंच गया। ट्रंप के ठीक सामने 2 मंजिला इमारत को सुरक्षित क्यों नहीं किया गया। एफबीआई ने रैली से पहले क्या प्लानिंग की। खुफिया जानकारी जुटाने में उससे चूक क्यों हुई। क्या स्थानीय पुलिस और सीक्रेट सर्विस के बीच कोई तालमेल नहीं था।
एफबीआई और पुलिस की चूक के चलते ही हथियार लेकर हमलावर ट्रंप की सुरक्षा में सींध लगाने में कामयाब रहा। इस हमले के बाद एफबीआई भी अपने स्तर पर जांच कर रही है। उसने ये सफाई दी है कि उम्मीदवारों और पूर्व राष्ट्रपति के लिए कार्यक्रम सुरक्षित करना मुश्किल होता है। इसकी एक वजह यह है कि उनके पास मौजूदा राष्ट्रपति जितनी या फिर पार्टी की ओर से उम्मीदवार चुन लिए जाने के बाद जो सुरक्षा मिलती है उतनी सुरक्षा नहीं होती। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उसकी इन दलीलों की भी कड़ी आलोचना हो रही है। उसे नसीहत दी जा रही है कि उसकी ऐसी लचर सफाई उसकी खराब सुरक्षा व्यवस्था से भी बदतर है। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी जांच एजेंसियों को अब तक हमलावर के किसी तरह के डेमोक्रेट्स से किसी तरह के रिश्ते का कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और ना ही थॉमस मैथ्यू क्रूक्स की मंशा के बारे में कुछ पता चल पाया है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया था उसमें कुछ बड़ी बातें हैं। उनमें से एक बात यह है कि अमेरिकी लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी की कि चाहे किसी भी दल के नेता पर हमला हो या 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर जिस तरह का आक्रमण हुआ, अमेरिका में इस तरह की हिंसा को स्थान नहीं मिल पाता और मिलना चाहिए। आपको राष्ट्रपति बाइडेन का वो बयान सुना देते हैं जो उन्होंने इस घटना के बाद दिया। I want to speak to what we do know. A former president was shot, an American citizen killed, while simply exercising his freedom to support the candidate of his choosing. We cannot, we must not go down this road in America. We've traveled before throughout our history. Violence has never been the answer. Whether it's with members of Congress of both parties being targeted and shot, or a violent mob attacking the Capitol on January 6th, or a brutal attack on the spouse of former Speaker of the House, Nancy Pelosi, or information and intimidation on election officials, or the kidnapping plot against the sitting governor, or an attempted assassination on Donald Trump. There is no place in America for this kind of violence, or for any violence ever. Period. No exceptions. तो एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की निंदा कर रहे हैं, साथ ही साथ वो ट्रंप समर्थकों की ओर से कैपिटल हिल पर हुए आक्रमण की भी उसका जिक्र करना नहीं भूले। दरअसल राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिकी लोकतंत्र में राजनीतिक विरोध के हिंसक विरोध में तब्दील होने की घटनाओं का जिक्र करके रिपब्लिकन्स पर ही सवाल खड़े करते नजर आए। लेकिन मौजूदा घटना में हमलावर के राजनीतिक रुझान से लेकर ट्रंप की सुरक्षा के साथ ये जो समझौता हुआ उसके आरोपों को वो दरकिनार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। FBI is leading this investigation, which is still in its early stages. We don't yet have any information about the motive of the shooter. We know who he is. I urge everyone, please, don't make assumptions about his motives or his affiliations. Let the FBI do their job and their partner agencies do their job. I'm instructed that this investigation be thorough and swift, and the investigators will have every resource they need to get this done. Look, as this investigation continues, here's what we're going to do. First, Mr. Trump, as a former president and nominee of the Republican Party, already receives a heightened level of security. And I've been consistent in my direction to the Secret Service to provide him with every resource, capability, and protective measure necessary to ensure his continued safety.